काइनेमेटिक्स में हमने कल देखा कि 4 प्रकार के इक्वेशन होते हैं। अब हम 3 नहीं 4 इक्वेशन बोलेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस माइनस at। ये तब यूज करते हैं जब वेलोसिटी और टाइम दिया गया। सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल्स टू ut प्लस माइनस हाफ at स्क्वायर। इसका यूज तब करना चाहिए जब डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेटेड चीजें हमको दी जाए। और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसका यूज हमें तब करना चाहिए जब हमें टाइम ना दिया जाए, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की ही जानकारी दी जाए। फोर्थ स्पेशल ड्राइव्ड इक्वेशन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड इज गिवन एज u प्लस a/2 2n माइनस 1। ओके, इसमें मैं आपको बता चुका हूं, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन स्टार्ट करे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लें। अगर ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाए, रुक जाए, चलती हुई कार रुक जाए तो फाइनल वेलोसिटी 0 लें। और हर क्वेश्चंस में आप देखें कि स्पीड बढ़ रही है घट रही है तो आपको a निकालना बहुत जरूरी है। जब भी आप a की वैल्यू फाइंड करें, क्वेश्चन में सपोज ना दी हो, अगर ना दी हो तो आपको a ही निकालना है। जो भी नोन वैल्यू से a एक्सेलरेशन निकाले, एक्सेलरेशन को बगैर साइन के रखें। ऑटोमेटिकली अगर पॉजिटिव साइन से सॉल्व हो तो आप समझ जाए वो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर वो वेलोसिटी डिक्रीज होने वाला केस होगा तो ऑटोमेटिकली आंसर जो है वो नेगेटिव ए के साथ आएगा। आप पहले से ए को नेगेटिव ना माने। हालांकि क्वेश्चन पढ़ते समय हमें पता होता है कि वेलोसिटी कम हो रही है या वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन हमें पहले से एज्यूम नहीं करना है फॉर्मूला यूज करते समय। ए को प्लस रखें, जब भी ए को निकाल रहे हो ऑटोमेटिक आंसर माइनस आएगा, तभी वो रिटार्डेशन का केस माना जाए। और जब हमें ए की वैल्यू पता है तो फिर हम इक्वेशंस में ए को साइन के साथ ही रखते हैं। अगर एक्सेलरेशन है तो प्लस ए रखेंगे और रिटार्डेशन है तो माइनस ए रखेंगे। वेलोसिटीज मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। अगर किलोमीटर पर आवर में है स्पीड तो आप 5/18 का मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं। टाइम हमेशा सेकंड में होना चाहिए, मतलब सारी यूनिट्स एक ही यूनिट में चलेंगी, डिस्टेंस को मीटर में होना चाहिए। तो ये इन फॉर्मूलों का यूज करने का रूल है। अब उसी फॉर्मूले पर हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ताकि उनका और हम यूज कर सकें। तो बेसिकली हमारा अभी जो टाइप चल रहा है वो है मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक कार का मोशन, ट्रेन का मोशन, ये हॉरिजॉन्टल जो प्लेन में अगर ऑब्जेक्ट चल रही है, इसमें कोई भी ध्यान रखें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे नहीं जा रही है। सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चंस पर हम अभी फोकस कर रहे हैं। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने 2 क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हैं। ओके, और मैं इनको रीड कर रहा हूं और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु नियत त्वरण से 15 सेकंड तक गति करती है। प्रथम 5 सेकंड में s1 दूरी और अगले 10 सेकंड में s2 दूरी तय करती है। तो s1 और s2 में संबंध बताना है, मतलब s1 और s2 कितना होगा, इनको कंपेयर करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, एक ट्रेन का इंजन एक खंभे को v1 वेग से पार करता है तथा आखिरी डब्बा v2 वेग से खंभे को पार करता है। तो मध्य वाला डब्बा कितने वेग से खंभे को पार करेगा जबकि त्वरण नियत है। ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं और इनको हमें सॉल्व करना है। आप चाहे तो 1 मिनट का टाइम लें और फिर मैं आपको इसको पूरा सॉल्व करके बताऊं। तो आपने इस क्वेश्चन तो अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब हम जो भी फॉर्मूले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के, उनको यूज करना सीखें। बस आप यूज करने की एक जो ट्रिक है, जो टेक्निक है, वो डेवलप कर लें। इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस कर रहा हूं। तो ये सारे क्वेश्चंस में यही फंडा होता है। पहले तो आपको इसको टाइप को पकड़ना है। ये क्वेश्चन में वस्तु नियत त्वरण से 15 सेकंड तक चल रही है, मतलब सड़क पर चल रही है, धरती पर चल रही है ना। तो ये ग्रेविटी वाला क्वेश्चन नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है। पहले तो दिमाग से ये हटाना। ये टाइप 1 क्वेश्चन जिसमें ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही है। ये आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन चाहिए। तो लेट एक्सेलरेशन त्वरण, इस त्वरण का मान a। ठीक है ना। मान लिया कि इसका त्वरण a, क्योंकि बगैर त्वरण के ज्ञात किए हुए आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते।
तो मैं डायरेक्ट बोले S1 S2 में संबंध पूछा है तो मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में ए क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, और जो नहीं दिया है तो पहले हम उसके बारे में निकालेंगे, खोज करेंगे। क्या इंफॉर्मेशन की 15 सेकंड तक वस्तु त्वरण से चल रही है और 5 सेकंड में S1 और अगले 10 सेकंड में S2 दूरी तय करती है। तो 5 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है भाई, S1 है। तो S1 क्या होगा, S1 होगा u, कौन सा यूज करना चाहिए, क्योंकि टाइम दिया है तो सेकंड इक्वेशन जाएंगे, S1 बराबर ut प्लस हाफ at। अब देखिए u तो जीरो है, कैसे u जीरो क्यों है, क्योंकि वस्तु नियत त्वरण से गति करती है, और अगर इसमें वैसे लिखा रहता है वस्तु नियत त्वरण से स्थिर अवस्था से या ब्राह्म अवस्था से गति आरंभ करती है, तो इस केस में हमें u जीरो मानना, अगर नहीं भी लिखा है तो u आप जीरो माने, क्योंकि वस्तु अगर त्वरण आ रहा है तो डेफिनेटली उसका प्रारंभिक वेग शून्य ही रहा। तो हम इस केस में इसको हाफ a इंटू 5 का स्क्वायर मतलब 25a/2, ये इक्वेशन 1 हमारा बन गया। S1 निश्चित रूप से 25a/2 रहा। फिर कहा है कि अगले 10 सेकंड में S2, मतलब अगले 10 सेकंड मतलब टोटल कितना, 15 सेकंड। तो अगर हम टाइम को 15 सेकंड लें तो पहले 5 सेकंड में S1 दूरी और अगले 10 सेकंड में S2, तो 15 सेकंड में दूरी कितनी तय होगी, S1 प्लस S2, है ना। ये 5 सेकंड की है और ये 10 सेकंड की है, और हम फिर लिखेंगे हाफ a इंटू 15 का स्क्वायर, क्योंकि 15 सेकंड में इतनी दूरी तय कर रही है और u को जीरो लेना है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा शुरू से ही स्टार्टिंग से जर्नी लेना चाहिए। स्टार्टिंग से जब आप जर्नी को कंसीडर करते हो तो u बराबर जीरो ले सकते हो, तो u बराबर जीरो लिया, इसलिए मैंने 15 सेकंड लिया। अब मैंने 10 सेकंड नहीं लिया, क्यों नहीं लिया आप समझ गए ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट 5 सेकंड में चल चुकी है, तो 5 सेकंड बाद उसका प्रारंभिक वेग शून्य नहीं रहेगा। अगर आपको अगले 10 सेकंड के लिए क्वेश्चन सोल्व करना है तो पहले तो आपको 5 सेकंड बाद उसका वेग निकालना पड़ेगा, वो अगली जर्नी का प्रारंभिक वेग होगा, और वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना पड़ेगी, है ना। प्रारंभिक वेग निकालेंगे, फिर हम आगे t बराबर 10 सेकंड रखें तो आना वही है। तो हम वहां ना जाते हुए हम पूरी जर्नी को स्टार्टिंग से ही लेते हैं, इसमें भी स्टार्टिंग से लिया और इसमें भी 15 सेकंड मतलब स्टार्टिंग से लिया, और कुल दूरी S1 प्लस S2 करके ये कर दिया। 15 का स्क्वायर होता है 225a/2, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, S1 और S2 का रिलेशन चाहिए और इससे a को हटाना है। तो कैसे हम a को हटा सकते हैं ये सोचा। अगर हम चाहें तो इसको डिवाइड कर दें S1 को, तो 2 डिवाइड बाई 1 करते हैं। कई तरीके हैं, हमें तो a हटाना है, S1 S2 का रिलेशन। तो क्या होगा, S1 प्लस S2 अपॉन S1, S1 प्लस S2 अपॉन S1, और यहां क्या बचेगा 225a/2, और यहां 25a/2, 2 से 2 गया, आप देख रहे हैं a से 1 चला गया, क्योंकि a हटाना है। एक प्रकार से हमने a की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। आप चाहो तो a की वैल्यू को 2s1/25 लिख के भी रख सकते हो, तो भी आप रिलेशन निकाल लोगे। a हटाना है बस किसी भी तरह से, और 25 से ये बताएं ये कितनी बार जाएगा, 25 से 8 मतलब 200, तो ये 9 बार जाएगा। ओके, अब मैं थोड़ा सा यहां सॉल्व करूंगा इसको। अब इसको हम लिखेंगे S1 अपॉन S1 प्लस S2 अपॉन S1, और ये बराबर है 9, ये कट के 1 हो गया, तो S2 अपॉन S1 बराबर 9 माइनस 1 बराबर 8, तो S2 बराबर आ गया 8S1, ठीक है ना। इस तरीके से हम S2 और S1 का रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो बता दें। क्लियर हुआ ये आंसर सभी को, क्या संबंध है, आंसर क्या है, ये आंसर है। आंसर है कि जो S2 है, S2 मतलब 10 सेकंड में चली गई दूरी 5 सेकंड में चली गई दूरी का 8 गुना है, ये है इसका मतलब। क्लियर हो गया, S2 बराबर 8S। तो इस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके, इसको लिख लिया, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आऊंगा। है ना, एक क्वेश्चन फोकस कर लिया।
ओके, अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करें। सेकंड क्वेश्चन के लिए हम क्यों ना पहले एक ट्रेन बना ही लेते हैं। ट्रेन बनाते हैं, चलिए। ट्रेन तो सबने देखी होगी, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने ट्रेन नहीं देखी होगी। ये ट्रेन बहुत बड़ी होती है, अपन छोटी ही ले रहे हैं। और ये सपोज इंजन, और ये आखिरी डब्बा, और ये मध्य का डब्बा। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि ये ट्रेन ने एक खंबे को पार किया, समझना बात को। तो जब इसने खंबे को पार किया, खंबा कहां लगाऊं मैं? खंबे को मैं कहीं भी लगा देता हूं, ये पोल है। तो इसको खंबे को पार किया, तो जब इंजन ने इसको पार किया तो वेलोसिटी है v1। v1 किसकी वेलोसिटी है? इंजन। मतलब जब ये खंबे पर इंजन रहा होगा तब इसकी वेलोसिटी क्या है? इंजन के लिए v1 है। अच्छा, अब त्वरण है, मोशन है, और इस बीच है a त्वरण। मतलब वेग क्या हो रहा है? वेग बढ़ रहा है। तो जो v1 वेलोसिटी है ये आखिरी डब्बे की नहीं है, क्योंकि स्पीड बढ़ती जा रही है। तो डेफिनेटली v2 जो है, जो कि आखिरी डब्बे का वेग है। अच्छा, पहले मैं एक बार क्वेश्चन तो पढ़ दूं। क्वेश्चन में पढ़ चुका हूं, तो अब दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं। आखिरी डब्बे का वेग v2 है, और आप अच्छे से समझ चुके हैं कि v2 का वेग ज्यादा होगा किससे? v1 से। और त्वरण नियत है, ये जो त्वरण है ये नियत त्वरण है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नियत त्वरण चल रहा है। ठीक है, ये लास्ट डब्बे का है। अब इसमें आपको क्या करना चाहिए? ट्रेन की लंबाई l मान ले। l जो है वो ट्रेन की लंबाई, l जो है वो क्या है? ट्रेन की, ट्रेन थोड़ा अच्छा ले तो, l ट्रेन की लंबाई है। और ये जो बीच वाला डब्बा है इसका वेग है vm, मध्य वाले डिब्बे का वेग, और इसे हमें ज्ञात, यह हमारा को ज्ञात करना। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं ना ही त्वरण दिया है और ना ही समय की जानकारी। जब हमें समय की जानकारी नहीं दी है और त्वरण भी नहीं है, दो अननोन है, तो हम त्वरण तो निकाल सकते हैं बगैर समय के भी। अब आप खुद सिलेक्ट करें कि हमें किस इक्वेशन पर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ट्रेन की लंबाई है, हमारे पास ट्रेन का वेग है, और हमें सबसे पहले त्वरण ज्ञात करना है। तो हम इक्वेशन 3 पर जाएंगे, जो है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आपने इक्वेशन सिलेक्ट कर लिया कि भाई हम शुरुआत कहां से करें। त्वरण निकालने के लिए आपको क्या करना है? त्वरण को निकालने के लिए आपको फाइंड करना है आपको ये इक्वेशन। अब ए त्वरण से पहला पोर्शन, इंजन जो है वो v1 वेग से पार हुआ, v1 वेग से पार हुआ, और आखिरी डब्बा v2 वेग से पार हुआ, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। और इस दौरान बताइए इस खंबे के सामने से कितनी लंबाई की ट्रेन गुजरी होगी? तो वो लंबाई है l। तो हम कहेंगे ये फाइनल है। ये कौन सा है? ये फाइनल। ये कौन सा है? इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो v2 है, तो हम लिखेंगे v2 स्क्वायर। इनिशियल जो है वो v1 है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और लंबाई है l। तो हम यहां से 2al लिख सकते हैं, या हम कहें कि a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप चाहें तो, क्योंकि हम एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं। तो a निकाला, क्या होगा? ये v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2l। ये आपने पहला इक्वेशन त्वरण का निकाला। ओके, अगर आप एक्सेलरेशन पर ध्यान नहीं दोगे और उसको कोशिश नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब हमें पता चल गया है कि ये जो ट्रेन है ये नियत त्वरण से गति कर रही है, और नियत त्वरण के ही सारे नेचर के केस होते हैं। अब हम स्टेप 2 पर जाएंगे। ये हमारा स्टेप 1 था, ये एक्चुअल में स्टेप 1 था, डायग्राम बनाया और ये सब हमने लिखा।
अब स्टेप 2 पर ये मध्य वाला डब्बा जब इस पोल के सामने होगा तब इसका वेग है v, ठीक है ना। अब फिर से वही इक्वेशन, तो आप खुद बताएं कि मध्य वाला डब्बा जब गुजरेगा तो ये कितनी दूरी तय करा होगा, l बाय, मतलब इस खंबे के सामने से l/2 आधी ट्रेन गुजर गई होगी। फिर से हम इक्वेशन 3 लगाएंगे और फाइनल वेलोसिटी मध्य वाले डब्बे की रखेंगे vm स्क्वायर, पहले वाला जो इंजन है उसकी वेलोसिटी v1 स्क्वायर प्लस 2a और s की जगह रखेंगे हम l/2। हमें vm चाहिए तो हम vm स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, v1 स्क्वायर प्लस 2। अब हमें a की वैल्यू पता है तो हम a की वैल्यू को यहां से शिफ्ट करेंगे और ये हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, a की वैल्यू अपॉन 2l और यहाँ है l/2। जरा कैलकुलेट करें तो l से l गया, ओके 2 से 2 गया और vm स्क्वायर, हम एलसीएम 2 ले लेते हैं तो ये लिखेंगे हम 2 v1 स्क्वायर, एलसीएम 2 लिया है, ये 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, l से l कैंसिल हो गया है, 2 v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये माइनस हो जाएगा और फाइनल आंसर होगा मध्य डब्बे का वेग अंडर रूट लगा दें और यहाँ क्या बच रहा है आपको दिख रहा है क्लियर, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2। एक प्रकार का ये एवरेज है, औसत है, आरएमएस वैल्यू बोलते हैं इसको। तो मध्य के डब्बे का जो वेग होगा अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 2। इसको हम चाहें तो न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और यही इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप इसको भी नोट कर लें। देखा ना कैसे हमने स्मार्ट तरीके से इक्वेशंस को लगाना की टेक्निक सीखे। मेरे ख्याल से आप इन 2 क्वेश्चन में ही वो बात पकड़ गए होंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय किन चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए। हम अभी 2 क्वेश्चन और करेंगे ताकि इसमें और आपकी डेप्थ बढ़ जाए कि कैसे क्वेश्चन को खुद डील करना है, मतलब खुद कैसे अपनी समझ बढ़ाएं जिससे हम क्वेश्चन की शुरुआत करके उसको आंसर तक पहुंचा पाए। अगला क्वेश्चन है, एक बुलेट मतलब गोली, बुलेट समझ गए, एक गोली एक लकड़ी के तख्ते को पार करने पर, एक लकड़ी के तख्ते को पार करने पर अपने प्रारंभिक वेग का 1/nवां भाग, अपने प्रारंभिक वेग का 1/nवां भाग खो देती है। यदि मंदन नियत हो तब गोली कितने तख्तों को पार करके विराम अवस्था में आएगी। ओके, तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। एक बुलेट या गोली एक लकड़ी के तख्ते को पार करने पर अपने प्रारंभिक वेग का 1/nवां भाग खो देती है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी कम हो रही है उसकी, हर ब्लॉक से गुजरने पर उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। यदि मंदन नियत हो तो गोली कितने तख्तों को पार करके विराम अवस्था में आएगी, मतलब आपको ऐसे ब्लॉक्स या तख्तों की संख्या बताना है जिनको एक साथ लगा दें और गोली जब उनसे बाहर निकले तो वो बिल्कुल से रुक जाए, उसकी सारी की सारी गतिज ऊर्जा एब्जॉर्ब हो जाए। क्लियर? तो ये क्वेश्चन का फ्रेम है। अब इसको हम 1 डायमेंशनल मोशन से कैसे करेंगे ये देखिए। सबसे पहले इसको डायग्राम बनाते हैं। माना कि ये एक गुटका है और इसकी मोटाई मान लेते हैं x। x क्या है? एक गुटके की मोटाई, ठीक है ना। तो
गुटके की मोटाई है x, बंदूक की गोली भी बना लेते हैं, ये बंदूक की गोली है, ये आपने इधर स्ट्राइक की, जैसे ये स्ट्राइक करेगी उस समय इसका u वेग होगा जिसे हम बोलेंगे प्रारंभिक वेग। ठीक है, तो गोली का प्रारंभिक वेग कितना है u, अभी बिल्कुल वेग में कोई लॉस नहीं हुआ। और जब ये इसको पार करके बाहर निकलेगी तब इसका वेग 1/n भाग खो जाएगा, मतलब इसका वेग कितना होगा, इसका वेग v जो होगा u माइनस u/n होगा। क्या आप इस बात को समझ पाए? अरे भाई u/n या 1/n भाग की हानि होती है, कम हो रहा है, तो बचा कितना? तो अंतिम वेग जो होगा जब इसको पार करेगी तो इस समय बाहर निकलने पर जो वेग होगा प्रारंभिक वेग से u/n की कमी कर दो। तो ये क्या है, ये है गोली का तख्ते को पार करने के पश्चात वेग। ओके, तो x मोटाई का गुटके को पार करने पर ये हमको देखने को मिला, और इसमें a मान रहे हैं हम मंदन। अब हमें पता है कि वेग कम हो रहा है तो मंदन ही होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में पहला स्टेप यही है कि a दिया कहां है, ये ज्ञात करना, यही हमारा पहला स्टेप है। स्टेप 1 क्लियर। अब हम a निकालने के लिए क्या करें भाई, a निकालने के लिए हमें समय की कोई जानकारी है नहीं, हमें अंतिम वेग की जानकारी मिल चुकी है u माइनस u/n, एक गुटके को पार करने पर वेग है, प्रारंभिक वेग हमें पता है और दूरी भी हमने मान ली है x और मंदन है a। तो क्या हम a निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम जाएंगे इक्वेशन 3 पर, v² बराबर u² प्लस 2ax। ओके, हम वैल्यू रखेंगे तो v को रखेंगे u माइनस u/n का होल स्क्वायर, और ये u² प्लस 2a s की जगह पे लिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे क्या कि ये माइनस क्यों नहीं रखा? अरे भाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पहले से एज्यूम मत करो कि मंदन होगा। आप जब त्वरण या मंदन ज्ञात करते हैं तो आपको प्लस साइन ही रखना है। जब आप सॉल्व करेंगे तो ए जो है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, आंसर आपको कहेगा कि ये मंदन है। आप पहले से कैसे मान लोगे कि वो मंदन है? आप तो बस वैल्यू रखो, अपने आप एक को सॉल्व करते समय आंसर मिलेगा। तो यहाँ मैं ए को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं 2ax की वैल्यू लिखूंगा। अगर मैं 2ax की वैल्यू लिखूंगा तो इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगा, इसको जरा ओपन करते हैं। u² माइनस u² बाई n² माइनस u²। इसमें किसी को दिक्कत? u² को हम यहाँ ले गए और इसको a माइनस b का होल स्क्वायर से ओपन कर दिया। सॉरी, इसको पहले ढंग से ओपन कर देते हैं। a² प्लस b² माइनस 2ab। ओके, ये है a माइनस b का होल स्क्वायर। फिर u² को यहाँ लाओ माइनस u², और देखें u² से u² चला गया। तो हम 2ax की वैल्यू को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा कंप्रेस करें तो 2u² नीचे है, n² क्यों ना, n² एलसीएम ले लें, n² एलसीएम ले लें और u² कॉमन ले लें। ओके, u² कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1। ओके, n से n गया और यहाँ बचेगा माइनस। ये हमारा समीकरण बन, ये सॉल्यूशन क्लियर हो गया। 2ax बराबर हमने सॉल्व किया, n² को एलसीएम लिया तो u² कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचा है तो 1 ही बचेगा। फिर यहाँ n है और यहाँ n² है तो n बचेगा, और 2 भी है तो माइनस 2 है। और ये हमारा इक्वेशन 1। इसमें a ऑलरेडी समझ एक प्रकार से हमारे पास a की वैल्यू है। चाहो तो आप a की वैल्यू एग्जैक्ट निकाल सकते हो, और एक स्टेप लिख ही लेते हैं। हमें तो a निकालना है, तो a बराबर u² 1 माइनस 2n अपॉन 2n² x। ओके, ये फाइनल हमारा एक्सेलरेशन आया। अच्छा, इसमें एक दिक्कत है कि ये एक्सेलरेशन अभी प्लस है और 1 माइनस 2n है, 1 माइनस 2n है ना। जब हम इसमें n की वैल्यू पीछे रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक सॉल्व होकर नेगेटिव आएगा। अब हमें पता है कि मंदन है तो ये नेगेटिव साइन के साथ ही आना चाहिए। तो हम एक स्टेप और लिखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, आगे माइनस लेंगे, क्योंकि ये केस जो है स्पीड कम हो रही है, तो आगे माइनस आएगा तो आपको पता है कि ये आगे लिखना पड़ेगा और 1 को पीछे। तो इसको लिखेंगे हम u² 2n माइनस 1 अपॉन 2n² x। ये हमारा पहला इक्वेशन है, और नेगेटिव साइन क्या बताएगा, मंदन। अब ये सही है,
क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही थी, तो माइनस के साथ ही ए को ड्राइव करना। ओके, अब हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है। अब हम स्टेप 2 पर जाएंगे। हम ऐसे बहुत सारे गुटके लगाएंगे, एन गुटकों की संख्या, ठीक है। एन क्या है? गुटकों की संख्या है। गोली, बंदूक की गोली यहां आए, बुलेट है। प्रारंभिक वेग u है ना, ये यहां गए प्रारंभिक वेग। क्या आप बताइए अब मोटाई कितनी होगी? तो अब इसकी मोटाई जो होगी वो होगी n x, क्योंकि ये x, ये x, ये x, ये x, जितने गुटके हैं उसका n गुना कर दें आप, तो अब पूरी जो मोटाई से पार करना है वो nx। अच्छा, बाहर निकलने पर हर हालत में इसका अंतिम वेग 0 होना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉप करना है, इसको रोकना है। तो ये क्लियर है कि v 0 रखना है, प्रारंभिक वेग u है और मोटाई nx पार करना है, और आप जानते हैं मंदनी है। अच्छा, हम a का मान जब रखेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ, है ना। कौन सा इक्वेशन लगाएं? फिर से इक्वेशन 3 लगा दें, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए इसका यूज हम करते समय v हमारे पास है 0, u हमारे पास है u। अच्छा, अब a की वैल्यू अननोन नहीं है, अब a की वैल्यू नोन है और विद नेगेटिव साइन। आप चाहो तो इसको रखें, इसको रखें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो अब हमें माइनस साइन के साथ ही रखना है, तो हम माइनस लगाएंगे, 2 लिखेंगे और a की वैल्यू लिखेंगे u स्क्वायर 2n माइनस 1 अपॉन 2n स्क्वायर x, और s को लिखेंगे, कितना लिखेंगे? nx। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ? हमने a की वैल्यू को रखा, s की वैल्यू को रखा, और अब हमें निकालना क्या है? हमारा टारगेट है इसमें n ज्ञात। क्या ज्ञात करना है? n, कितने गुटकों को पार करके यह विराम अवस्था में आएगी। ओके, इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमको सॉल्व करते समय कैपिटल n की वैल्यू निकालना। ओके, मैं फिर से इसको यहां लाऊंगा, 2u स्क्वायर, ये 2 स्मॉल n माइनस 1 है, और ये नीचे भी 2 स्मॉल n स्क्वायर x है, ठीक है, और ये कैपिटल N x है, और ये बराबर u स्क्वायर है। u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हुआ, x से x कैंसिल हुआ। अब हमारा टारगेट जो है वो n निकालने का है, और आंसर हमें बहुत क्लियर लिख रहा है कि n बराबर होगा, इधर ले जाएंगे, n स्क्वायर अपॉन 2n माइनस, ये इसका आंसर है। और इसका यूज भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में डायरेक्ट ट्रिक की तरह यूज कर सकते हैं। एक बार हमने सॉल्व कर लिया तो फिर इसको दोबारा बार-बार सॉल्व करने की जरूरत है। आप देख लें, n बराबर n स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1। अब मैं इसको न्यूमेरिकल में बदलूंगा, है ना, और मैं आपसे आंसर चाहूंगा फटाफट कि क्या आंसर आप देते हैं। ओके, तो ये स्टेप्स क्लियर हो गए। ये मैं थोड़ा सा लाइन खींच के इसको बाइफरकेट कर देता हूं। मैं इस क्वेश्चन को एक बार और एक्सप्लेन करूंगा, एक बार आप इसको नोट कर लें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। समझ में आया है? एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कर रहा हूं वो फिक्स फंडे पर ही सॉल्व हो रहे हैं। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको YES फंडे दिए थे उन्हीं का यूज करना है अभी जो क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहला फंडा ये था कि जब भी क्वेश्चन दिया जाए तो आपको सबसे पहले एक्सेलरेशन या त्वरण के बारे में सोचना है, और अगर क्वेश्चन में त्वरण दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो आप पहले त्वरण ही ज्ञात करें। इसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा गया है आप उसको ज्ञात कर सकते हैं। त्वरण ज्ञात करने के लिए आपको जो 3 इक्वेशन दिए हैं उनको में से सिलेक्ट करना पड़ता है, और फिर आप अननोन वैल्यू को स्टेप 2 में ज्ञात कर सकते हैं। वही प्रोसेस हमने यहाँ अपनाई है। क्वेश्चन बहुत क्लियर है कि एक बुलेट है और एक गुटके को पार करने पर अपने वेग को n गुना वेग को कम कर देती है। तो अगर प्रारंभिक वेग u है तो अंतिम वेग क्या रहेगा? प्रारंभिक माइनस जो हानि हुई, कितनी हानि हुई? u बाई n की, तो ये अंतिम वेग। माना कि गुटके की मोटाई x, अब हमें गुटके की मोटाई x मान ली, u और v दिया है, तो हम क्या a निकाल सकते हैं? क्योंकि यहाँ कहीं समय की बात है नहीं, तो हम फर्स्ट और सेकंड के बारे में सोचेंगे ही नहीं, हम थर्ड इक्वेशन पर जाएंगे, हम v को रखेंगे, u को रखेंगे 2ax,
और यहाँ से हम त्वरण की वैल्यू a को निकालें, ठीक है ना। अब मैं 2ax इसलिए लिख रहा था क्योंकि यहाँ पर देखें आप ध्यान से 2ax डायरेक्ट रख सकते हैं, तो थोड़ा सा स्टेप्स कम हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो त्वरण ही निकालेंगे। त्वरण तो यहाँ तक भी आ गया है ना, लेकिन इसमें क्या है 1 माइनस 2n और n की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो जब आप n बराबर 2 या 3 रखोगे तो ऑटोमेटिक नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। अगर n को 2 3 4 या 1 2 3 रखोगे तो आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा, तो पहले से इसको नेगेटिव करते हैं। अगर हम माइनस आगे लेते हैं तो 2n माइनस 1, ये थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिख के प्रूफ हो गया कि अब ये बंद है। अब स्टेप 2 पर जाए, माना कि ऐसे हमने n गुट के रखे, तो n और n का कंफ्यूजन ध्यान रखना है कि स्मॉल n है जो वेग कम होता है, और हमने कैपिटल N माना है कि कितने गुटके एक के बाद एक संपर्क में रखे। तो अगर n गुटके रखोगे तो इसकी कुल मोटाई जो हो जाएगी, जैसे हम इन फ्यूचर s बोलेंगे, तो कुल मोटाई nx हो जाएगी, क्योंकि एक की मोटाई x है तो ये nx हो जाएगी। हमें बुलेट को रोकना है इनकी सहायता से, प्रारंभिक वेग u है। फिर से अब हम इसमें कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन। लेकिन इस थर्ड इक्वेशन को यूज करते समय हमारे पास सहूलियत ये है कि अब a की वैल्यू हमें पता है, क्योंकि वो हमने जानकारी से निकाल लिया। ओके, v रखा, u रखा, a को रखा और s को रखना है nx। ढंग से सॉल्व करना है, कैपिटल N और स्मॉल n का अंतर क्रिएट करते समय हुए। जब हम माइनस लिखा हुआ है इसको हम यहाँ लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, देख सकते हैं 2 से 2 गया, x से x गया, कैपिटल N की वैल्यू यहीं से दिख रही है, कैपिटल N होगा स्मॉल n स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1। और इस तरीके से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बुलेट एक लकड़ी के तख्ते को पार करने पर अपने प्रारंभिक वेग का 1/8वां भाग खो देती है। 1/8वां भाग खो देती है। यदि मंदन नियत हो तब गोली कितने तख्तों को पार करके विराम अवस्था में आएगी। ये आपका क्वेश्चन है और आप इसका आंसर बताएं मुझे। है ना, हम डायरेक्ट यूज करेंगे n बराबर, हम इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे n बराबर n स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1, ये ना फॉर्मूला। तो इसको लिखेंगे हम, n बराबर क्या है इसमें है 1/8, मतलब 1 स्मॉल n, और स्मॉल n बराबर 8। कंपेयर करना है, आपको कंपेयर करना है कि स्मॉल n क्या है। तो स्मॉल n इस केस में 1/8 नहीं है, 8। ओके, तो n स्क्वायर को लिखेंगे हम 64 अपॉन 16 माइनस 1, 64/15 लगभग 4.2, है ना। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं।